आज की हमारी यह क्लास प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित है और प्लांट पैथोलॉजी के हमने 2 क्लास देखे। अब आज हम तीसरी क्लास देखने वाले हैं और यह क्लास जो है एग्रीकल्चर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कृषि विस्तार अधिकारी, पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर और भी अदर एग्रीकल्चर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं और एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे हर दिन हम डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, तो आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर का नया नया अपडेट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम किए हुए। तो देखते हैं हम आज की क्लास में हमारे सामने क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। MLO को माइक्रोप्लाज्मा या स्पाइरोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एंटीबायोटिक कौन सी है? सीधा हमसे ये पूछा गया है कि MLO को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एंटीबायोटिक का नाम बताओ। तो उस एंटीबायोटिक का क्या नाम है? टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन। फिर काफ़ी का रस्ट। सबसे पहले काफ़ी का रस्ट श्रीलंका में देखा गया था। कब देखा गया था? 1867 में। कब देखा गया था? 1867 में। और इसका कारक क्या है? हेमिलिया बिस्ट्राटिक्स। इसका कारक है हेमिलिया बिस्ट्राट्रिक्स। वायरस कणों का क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टल के रूप में किसने बदला? वायरस जो बहुत सारे फसलों में या पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं, तो उनका सबसे पहले देखने के बाद क्रिस्टल के रूप में कौन से वैज्ञानिक ने उनको अलग किया था? तो वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो स्टेनली 1935। स्टेनली एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग किया और ये बात कब है? 1935 की। फिर सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कि एलिसा क्या होता है? एलिसा टेस्ट। हमेशा ये प्रश्न काफ़ी बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। कभी कभी तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है पेपर में, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किया जाता है किसका पता लगाने के लिए? तो एलिसा टेस्ट जो है वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एलिसा का एंजाइम लिक्विड एमिनो सॉर्बेंट परख, या आप इसे टेस्ट कह सकते हैं। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। अब इसका ये टेस्ट कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? ये टेस्ट जो है जो भी वायरस से जनित जो रोग होते हैं या वायरस का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्या दिया है हमारे सामने? पादप विषाणुओं के सबसे आम वेक्टर या वाहक। पादप विषाणुओं के सबसे आम वेक्टर या वाहक, या आप सीधा कह सकते हैं कि पादप में जो विषाणु जनित जो रोग होता है, तो उस रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलाने वाला एक कीट का नाम बताइए। तो सबसे अहम भूमिका जो निभाते हैं वो है एफिड्स। तो ये एफिड्स जो है पादपों में या फसलों में जो रोग लगते हैं वायरस जनित, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बाजरा के डाउनी फफूंद में, बाजरा में एक बीमारी लगती है जिसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। तो फफूंद में ओस्पोरस बीजाणुओं को रेस्टिंग स्पोर कहते हैं, जो प्राथमिक संक्रमण के लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो बाजरा में एक बीमारी लगती है डाउनी मिल्ड्यू, और ये डाउनी मिल्ड्यू को सबसे पहले जन्म देने वाले बीजाणुओं को क्या कहा जाता है? रेस्टिंग स्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्टिंग स्पोर्स कहा जाता है। और ये रेस्टिंग स्पोर्स ही बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्राथमिक संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब क्या दिया है? बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग।
बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग विधि किसके द्वारा दिया गया था? अब ये ग्राम स्टेनिंग विधि क्या होती है? ये ग्राम स्टेनिंग विधि जो है बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया को पता लगाने की एक विधि है और यह एक प्रयोगशाला तकनीक है। कौन सी तकनीक है? प्रयोगशाला, जो लैब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह तकनीक सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने, किसने दिया था यह तकनीक? क्रिश्चियन ग्राम ने। कब दिया था? 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग विधि की खोज 1884 में दिए थे। अब बात आती है ओमोसाइट। अब अगला जो हमारे सामने है, ये जो है एक रोग के रोग कारक के जीन का नाम है। एक रोग के रोग कारक जीन का नाम है और नाम क्या है? ओमाइसीटिस। क्या दिया है? ओमाइसीटस। क्या दिया है? ओमाइसीटस दिया है। ओमाइसीटस कवक के नियंत्रण के लिए प्रभावी और नया कवकनाशी है। मतलब इस जीन से जो भी रोग होते हैं इसको नियंत्रित करने के लिए अभी वर्तमान में सबसे प्रभावी कवकनाशी है और उसका नाम क्या है? मेटालेक्सिल है। उसका नाम क्या है? मेटालेक्सिल। सबसे खतरनाक और जहरीला मशरूम है। सबसे खतरनाक और जहरीला मशरूम है। अब ये मशरूम ऐसा मशरूम होता है, यदि इसको खा लिया जाए तो इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमिंता फाइलोइड्स। क्या नाम है? अमिंता फाइलोइड्स। तो सबसे बेसिला या जहरीला जो मशरूम है जिसको खाने से मृत्यु भी हो जाती है, उसका नाम है अमिंता फाइलोइड्स है। क्या नाम है उसका? अमिंता फाइलोइड्स। अब हम देखने वाले हैं ऑनियन। ऑनियन में देखने वाले हैं जो बीमारी लगती है उसका कारक क्या है, और ये ऑनियन की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। देखते हैं क्या दिया है। प्याज का बैंगनी धब्बा, जिसे पर्पल ब्लाच के नाम से भी जाना जाता है। प्याज का बैंगनी धब्बा किसके कारण होता है? तो प्याज का जो बैंगनी धब्बा है अल्टरनेरिया पोरी के कारण होता है। और ये अल्टरनेरिया पोरी क्या है? एक फंगस की जाति है और इस फंगस के कारण प्याज की फसल में काफ़ी नुकसान भी होता है और कृषक को जो है नुकसानी का सामना भी करना पड़ता है। अब हमारे सामने एक कुछ परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाओं को हम समझते हैं और इन परिभाषाओं को समझने के बाद हम देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से बन सकता है। तो चलिए, पहले परिभाषा क्या है? रोग जनन। क्या है? रोग जनन, जिसे हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस। अब रोग जनन आपको नाम से ही पता चलता होगा कि रोग जनन क्या है। ये के चयापचय की घटनाओं की श्रृंखला रोग जनन कहलाती है। तो परिभाषा कैसे दी है हम समझते हैं। रोग पैदा करने वाली, रोग जनन क्या है? रोग पैदा करने वाली चयापचय की घटनाओं की श्रृंखला। रोग पैदा करने वाली चयापचय की घटनाओं की श्रृंखला रोग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? रोग जनन कहलाती है। चूंकि दूसरी परिभाषा क्या है? रोग जनक, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिटी। क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिटी। क्या बोलेंगे इसे? पैथोजेनेसिटी। तो रोग जनक तो आपको बिल्कुल नाम से ही या शब्द से ही स्पष्ट हो जाता होगा कि कोई ऐसा कारक है जो किसी भी रोग को चाहे फसलों में, पेड़ पौधों या मनुष्य में पैदा कर देता हो। तो ऐसा कारक क्या कहलाता है? रोगजनक कहलाता है। देखते हैं परिभाषा क्या है। रोग पैदा करने के लिए एक रोगजनक की सापेक्ष क्षमता को रोगजनक क्षमता कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि रोग पैदा करने की क्षमता क्या कहलाती है? रोगजनक कहलाती है। अब विषाणुता, क्या दिया है? विषाणुता। अब विषाणुता में क्या देखेंगे? किसी दिए गए रोगजनक की संक्रामकता, मतलब कि रोग फैलाने की क्षमता, इन्फेक्शन करने की क्षमता की डिग्री को विषाणुता कहते हैं। अब विषाणुता इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो है विषाणु से ही संक्रामक रोग फैलते हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रोगजनक से डिफरेंट है। तो इसमें कोई
तो जब यहाँ से एग्ज़ाम में यदि प्रश्न आता है तो कैसे पूछ सकता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में सीधा सा पूछेगा कि विषाणुता है, संक्रामकता की डिग्री, या फिर और भी तरह तरह के प्रश्न बना के पूछ सकता है। तो आपको स्पष्टली समझ लेना है कि विषाणुता किसी दिए गए रोगजनक की संक्रामकता की डिग्री को विषाणुता कहते हैं। अब नीचे जो हमारे सामने एक छोटी सी परिभाषा है, और ये परिभाषा काफ़ी बार जो है पेपर में पूछी जाती है। अब पूछी इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उस कन्फ्यूज़न को आज हम बहुत दूर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है कन्फ्यूज़न में। विरायन, हम इसे वायरॉन भी पढ़ते हैं, विरियन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विरियन भी पढ़ते हैं। कभी कभी ये विरियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विरियन क्या होता है? तो विरियन क्या होता है? विरियन इसमें समझते हैं क्या होता है। इनमें न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए हो सकता है। विरियन में क्या हो सकता है? विरियन में इनमें न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो ही होते हैं, डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अब ये विरियन में न्यूक्लिक एसिड तो होता ही है, साथ में इनके चारों ओर प्रोटीन का कोड होता है। इनके चारों ओर क्या होता है? प्रोटीन का कोड होता है। और उस प्रोटीन के कोड को क्या कहते हैं? कैप्सिड के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैप्सिड के रूप में जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा? तो प्रश्न यहाँ से ऐसा आएगा कि विरियन क्या है, ये किसके बने होते हैं? तो विरियन जो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। अब दूसरा प्रश्न ऐसा बन सकता है विकल्प के तौर में कि इनके जो चारों ओर जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो इनके चारों ओर जो आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो ऐसे पूछ सकता है। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट, जो आसान प्रश्न रहते हैं उनको डिफ़िकल्ट यानी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं अब हम और क्या है हमारे सामने। इनोकुलम, ये काफ़ी बार ये पेपर में चर्चा में रहता है ये प्रश्न। इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम रोगजनक का वह हिस्सा, इनोकुलम रोगजनक का वह हिस्सा जिसके संपर्क में आने से, कोई रोगजनक है और उसका कोई हिस्सा है जो किसी दूसरे के संपर्क में आने से मेजबान में मतलब जिसमें रोग पैदा हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे कोरोना वायरस, जैसे हम अपनाते थे कि 2 गज की दूरी। मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो यदि धोखे से वो कहीं हाथ छूता है या फिर सांस छोड़ता है, तो यदि वो वायरस जो है हवा के माध्यम से या किसी वस्तु के छूने के माध्यम से हमारे शरीर के संपर्क में आ जाता है, तो वो सीधे जो है हमारे शरीर में संपर्क आने के बाद वो सीधा अपना असर दिखाने लगता था। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो है रोगजनक का वह हिस्सा, ये जो रोगजनक का वह हिस्सा जिसके संपर्क में आने से मेजबान में संक्रमण हो जाता है, मतलब रोग फैलने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं? इनोकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इनोकुलम कहते हैं। अब ये इनोकुलम जो है ज़्यादातर जो है प्लांटों में या फसलों में ये रोग फैलने का एक तरीका है। जैसे कोई कवक होता है तो कवक का क्या, कॉनिडिया और बीजाणु या फिर स्क्लेरोटिया आदि इनोकुलम के रूप में कार्य करते हैं। मतलब यदि इनके कॉनिडिया या बीजाणु, कोई कवक जो रोग फैलाने वाला हो, इनके बीजाणु या फिर कॉनिडिया यदि किसी भी पौधों के संपर्क में आते हैं तो वो अचानक से जो है प्रवेश करके फिर रोग फैलाना चालू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको ठीक से समझा पाया होगा। यदि फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर की नई नई जानकारी मिलने वाली है।